बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच। मैं हूं मिर्ज़ा एहतिशाम और मैं हूं माहम वारिस। आज शब बारात है, रहमतों, बरकतों, इबादत और मनाजात की रात है। अपने रब के हुजूर सजदा रेज़ होने की रात है। दुआ है रब्बुल आलमीन से इस बाबरकत रात के सदके हमारी इबादत और मनाजात को कबूल व मंजूर फरमा। रब्बुल आलमीन फ़लस्तीन, ख़ास तौर पर गज़ा के मज़लूम मुसलमानों को ज़ालिम सहूनियों के खिलाफ फ़तह व नुसरत अता फरमा। इलाही आमीन। तफसीलात शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर और एंथोनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब हो गए हैं, जिसके बाद इन्होंने ओहदे का हल्फ उठाकर फराइज संभाल लिए हैं। स्पीकर के इंतखाब के लिए मजमूई तौर पर 147 वोट कास्ट हुए हैं। अवैस कादिर शाह ने 111 वोट हासिल किए। MQM की सूफिया सईद शाह ने 36 वोट हासिल किए। अवैस कादिर शाह हलफ उठाने के लिए खड़े हुए तो ऐवान में भुट्टो जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। इसके बाद उन्होंने सिंधी जुबान में हलफ उठाया। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने अवैस कादिर शाह से हलफ लिया। Awais Qadir Shah MPA, who has secured the highest number of votes to have been elected as a Speaker of the Provincial Assembly of Sindh. Now I request the elected Speaker to come over and take oath in form of set out in the third schedule to the Constitution. Bismillahirrahmanirrahim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मां सैयद अवैस कादिर शाह सच्ची दिल सां कसम खणा थो त सच्ची दिल सां कसम खणा थो त आउं पाकिस्तान जो सचो भरोसो रखां थो, पाकिस्तान ते सचो भरोसो रखां थो, वफादार रहंदुसि। अल्लाह ताला मुंहिंजी मदद फरमाए, आमीन। शाह अल्लाह ताला मुंहिंजी मदद ऐं रहनुमाई फरमाए, आमीन। मुबारक हुजो। थैंक यू सर। नए मुंतखब स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह का ओहदा संभालते ही सबके लिए मफाहमत का पैगाम। कहा, माजी में इस ऐवान में जो कुछ हुआ उसे भूल जाएं। ऐवान के तमाम मेंबरान को साथ लेकर चलूंगा। इस असम्बली का स्पीकर हूँ जिसने करारदाद पाकिस्तान मंजूर की है। हमारे लीडरशिप ने हमेशा हमें सपोर्ट किया। सारे मेंबरान को साथ लेके चलूंगा। जो जिस पार्टी से ताल्लुक रखता है, मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये होगी कि आज हम इस ऑगस्ट हाउस का हिस्सा हैं। इस मुकद्दस ऐवान में माजी में जो कुछ हुआ उसे भूल के अगर हम एक नया स्टार्ट लें, आए यहां पे अपने हलके के लोगों की नुमाइंदगी करें, जिन उम्मीदों से, जिन प्यार से, जिस मोहब्बत से, जो उनके सेंटिमेंट्स हैं वो यहां तक आके पहुंचाएं। और ये यकीन दिलाता हूं कि आपको पूरा टाइम मिलेगा, आप अपनी बात कर सकते हैं। सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि ये जो रूल्स की बुक है, अगर हम इसे फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह अगले 5 साल ये हाउस बहुत बेहतर तरीके से चलेगा और बहुत सारी अचीवमेंट्स होंगी। ईवान को अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश करें। नामजद वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह का मशवरा। कहा, सिंध के आवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। मुल्क बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इंतखाबी मुहिम के दौरान हमारे 12 कारकुनान शहीद हुए। आने वाली हुकूमतों के लिए दहशत गर्दों से मुकाबला बड़ा चैलेंज होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 12 कारकुन शहीद हो गए थे इलेक्शन मुहिम के दौरान। हाल ही के लिए और जमहूरियत की कंटिन्यूएशन के लिए अपनी जानों का नजराना दिया। पिछले 5 महीने में हमारा मुल्क काफ़ी एक मुश्किल दौर से गुजरा है। ख़ास तौर पे टेररिज्म, दहशत गर्दी दोबारा उसने जन्म लिया और ये एक बड़ा चैलेंज होगा। सेनेटर इसहाक डार कहते हैं कि सदर मुमलिकत ने समरी पर इजलास ना बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर आइनी तौर पर खुद इजलास बुला सकता है। आइन में बड़ा वाज़ेह है कि अगर इजलास नहीं बुलाया जाता तो 21वें रोज स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार है। 21 दिन की मोहलत के हिसाब से 29 फरवरी आखिरी तारीख बनती है। सूबों में भी अगर गवर्नर इजलास नहीं बुलाता तो वहां भी यही उसूल लागू होगा। 21वें दिन स्पीकर ऑटोमेटिकली इजलास बुलाता है, जो कि 29 बनेगी। तो हमने 27 का हमारा ख्याल था और समरी गई भी है पार्लिमानी अफेयर्स की तरफ से। उन्होंने चूंकि साइन नहीं किया तो एक दिन बीच में मंगल या जुमेरात हार्डली मैटर। 29 को तो जहाँ जहाँ भी जनरल इलेक्शंस हुए हैं वो पूरे पाकिस्तान में हुए हैं। जो असम्बली या नेशनल असम्बली जब सदर नहीं बुलाते, किसी सूबे का गवर्नर नहीं बुलाता, उसका यही होगा कि 29 को ऑटोमेटिकली इजलास होगा।
صدر عارف الوی اپنی آئینی ذمہ داری نبھانے سے گریزاں ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی۔ لیگی رہنما تارٹ کہتے ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے اسمبلی پیر کو ایوان صدر بھیجی گئی ہے۔ آئین کے مطابق انتخابات کے 21 روز میں اسمبلی کا اجلاس طلب کرنا ہوتا ہے۔ 29 فروری کو 21 دن پورے ہو جاتے ہیں۔ آئین کے اندر درج ہے کہ 21ویں روز قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جانا ہے اور وہ 29 تاریخ بنتی ہے، اور جب آپ 29 تاریخ کو دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی اجلاس ہوگا، ہم تمام ممبران قومی اسمبلی کے نوٹیفیکیشن ہو چکے، ریزرو سیٹ پہ خواتین کے نوٹیفیکیشن ہو چکے، مائنورٹیز کی سیٹس پہ مائنورٹی ممبران کے نوٹیفیکیشن ہو چکے، تو صدر صاحب صرف اور صرف جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ پی ٹی آئی کے ورکر بنے ہوئے ہیں، وہ گوہر خان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے اراکین کو ایوان صدر بلاتے ہیں، اور ایوان صدر اس وقت سازشوں کا ایک گڑھ بنا ہوا ہے۔ یعنی جب دل کرتا ہے تو کہتے ہیں میں نے جیل میں ملاقات کرنی ہے عمران نیازی سے، جب دل کرتا ہے ریاست مخالف بیانیے کو پروان چڑھاتے ہیں اور چڑھاتے رہے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس صدارت کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ ترجمان ایم کیو ایم کے مطابق رابطہ کمیٹی اجلاس میں انتخابات کے بعد کی صورتحال اور مسلم لیگ نون سے ہونے والے مذاکرات پر غور کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اراکین رابطہ کمیٹی نے مختلف تجاویز دیں اور ملک میں جمہوریت کے استحکام کے لیے جدوجہد جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ اجلاس میں کامران ٹیسوری، مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر فاروق ستار سمیت اعلیٰ قیادت نے شرکت کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کی جانب سے نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے گئے۔ مریم نواز کے وزیر اعلیٰ کے لیے کاغذات نامزدگی سیکرٹری پنجاب اسمبلی عامر حبیب کو جمع کروائے گئے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر اسحاق ڈار، عظمی بخاری، خواجہ سلمان رفیق، میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان، غزالی سلیم بٹ سمیت دیگر نے پنجاب اسمبلی سیکرٹریٹ میں کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ سنی اتحاد کونسل کے وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد امیدوار رانا آفتاب احمد خان کے کاغذات نامزدگی بھی سیکرٹری اسمبلی کو جمع کروا دیے گئے ہیں۔ کاغذات جمع ہونے کے بعد سیکرٹری اسمبلی اسکروٹنی کے بعد حتمی ناموں کا اعلان کریں گے۔ پیر کے روز 11 بجے اسمبلی اجلاس میں قائد ایوان کا چناؤ ہوگا۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار جعلی فارم 45 پر صرف پکوڑے رکھ کر کھائیں۔ نون لیگی رہنما عظمی بخاری کا مشورہ۔ پنجاب اسمبلی کے احاطے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا 2018 میں اکثریت کے باوجود ہماری حکومت نہیں بننے دی گئی۔ فتنہ فساد پارٹی کو بتانا چاہتی ہوں اب یہ نہیں چلے گا۔ ہمارے تمام ایم پی ایز وزارت اعلیٰ کی امیدوار مریم نواز کو ووٹ دیں گے۔ وہاں پہ بیلٹ پیپر کا تماشا تو فلاپ ہوا، پتہ نہیں فارم 45 ان کو کہاں سے مل گئے، بل جہاں سے بھی ملے اب یہ فارم 45 کے اوپر جو ہے وہ پکوڑے رکھ کے کھائے جا سکتے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، چند دن رہ گئے ہیں۔ 2018 میں پی ایم ایل این جو ہے وہ بڑی پارٹی تھی، ہماری 9 سیٹیں زیادہ تھی جب ہم نے الیکشن جو ہے وہ جیتا 25 جولائی کو، لیکن ہماری حکومت نہیں بننے دی گئی تھی۔ میں پنجاب اسمبلی کے اندر اب فتنہ فساد پارٹی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس سے سینٹی کی توقع کرتی ہوں۔ کل پاکستان کی اور پنجاب کی تاریخ میں بہت بڑی تاریخ رقم ہونے جائے گی جب مریم نواز شریف صاحبہ انشاءاللہ تعالی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب۔ شہباز شریف کی حکومت میں خواجہ سعد رفیق کا اہم کردار رہے گا۔ شہباز شریف ملک کے وزیر اعظم ہوں گے۔ رہنما نون لیگ سردار ایاز صادق کا لاہور میں خطاب، کہا کہ ایک طرف خدمت کی سیاست تو دوسری جانب الزام تراشی جاری ہے۔ عوام کی خدمت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پنجاب اور مرکز میں نون لیگ کی حکومت ہوگی۔ خدمت کو ملنا چاہیے تھا، ووٹ ملا گالم گلوچ کو، مگر ہم ثابت کریں گے کہ خدمت کا ووٹ، خدمت کرنے سے ووٹ ملتا ہے۔ 29 تاریخ کو قومی اسمبلی میں انشاءاللہ حلف ہوگا اور اس حلف کے بعد چند دنوں میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا۔ شہباز شریف صاحب انشاءاللہ وزیر اعظم بنیں گے اور مسلم لیگ نون کی بیٹی مریم نواز صاحبہ انشاءاللہ وزیر اعلیٰ کا حلف کل اٹھائیں گی۔ جی ماشاءاللہ ہماری بیٹی اور مسلم لیگ نون کی بیٹی وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں پنجاب کا، اور انشاءاللہ بزرگوں کو وہ چیز اچھی لگتی ہے کہ جب اولاد آگے نکل جائے، تو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب چاہیں گے اور ہم سب کی خواہش ہوگی کہ ان کی کارکردگی ان سے بھی زیادہ بہتر ہو اور اچھی۔ پنجاب اسمبلی میں قائد ایوان کے چناؤ کا میدان کل سجے گا۔ مریم نواز مسلم لیگ اور اتحادی جماعتوں کی مشترکہ امیدوار، جبکہ سنی اتحاد کونسل کے رانا آفتاب کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ کیا تیاریاں، جانتے ہیں رانا کامران سے۔ جی رانا کامران بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، کل پنجاب اسمبلی میں
वज़ीर आला के इंतखाब के चुनाव के लिए मैदान सजेगा, जिसमें दोनों पार्टियां जो अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातों की तरफ से मरियम नवाज़ उम्मीदवार होंगी, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब हैं, जो कि पहले राना आफ्ताब की जगह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार जो थे वो मियाँ असलम इकबाल थे, लेकिन मियाँ असलम इकबाल ईवान में नहीं आ सके और अब उन्होंने उम्मीदवार अपना तब्दील किया। अब राना आफ्ताब जो है वो मरियम नवाज़ का मुकाबला करेंगे। अगर हम अददी अदाद-ओ-शुमार की बात करें तो मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातों की वाज़िया बढ़ती इस वक्त ईवान में मौजूद है। तकरीबन 224 अरकान असम्बली जो हैं वो इत्तेहादी जमातों और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 103 अरकान इस वक्त असम्बली में मौजूद हैं। मलक अहमद खान जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, उन्होंने 224 वोट लिए थे, जो उनका हदफ था उससे उनके वोट ज़्यादा थे। चूँकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 103 वोट जो थे स्पीकर के इंतखाब में, तो उनके जो उम्मीदवार थे उसने कम वोट लिए थे, उन्होंने 97 जो वोट थे वो हासिल किए थे। तो कल मैदान सजने जा रहा है, जब जूँ ही जो स्पीकर है, स्पीकर ने कल के अजलास का एजेंडा जारी कर दिया है। कल जब ईवान में इंतखाब हो जाएगा वज़ारत आला के उम्मीदवार का, तो जो भी मुंतखब वज़ीर आला होगा कल वो गवर्नर हाउस पहुंचेगा। गवर्नर हाउस से वो अपना गवर्नर पंजाब जो इंजीनियर बलीगुर रहमान हैं उनसे वो हलफ लेकर उसके बाद बाकायदा वो अपना जी पंजाब। कामरान, आप हमें तफसीलात से आगाह करें तो बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नून लीग ने खैबर पख्तूनख्वा में भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में सूबाई असम्बली में भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने का फैसला कर चुकी है। सदर नून लीग खैबर पख्तूनख्वा इंजीनियर अमीर मकाम की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम नौमुंतखब 9 अरकान शरीक हुए। इनका कहना है कि मरकज़ में मुस्लिम लीग नून के अरकान खैबर पख्तूनख्वा की भरपूर नुमाइंदगी करेंगे। अमीर मकाम का मज़ीद कहना है कि मरकज़ में लीगी अरकान हमारे सूबे के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुलाकात की है। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाली मुलाकात में निगरान वज़ीर आला ने गवर्नर पंजाब को निगरान सेटअप की 13 माह की कारकर्दगी से तफसीलन आगाह किया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने निगरान हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में गवर्नर पंजाब को किताब भी पेश की। गवर्नर पंजाब ने अवामी फलाह के मंसूबों की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील पर मोहसिन नकवी और काबीना को सराहते हुए कहा कि आपकी लीडरशिप में निगरान काबीना ने अवामी खिदमत, शफाफियत और गवर्नेंस की अच्छी मिसाल कायम की है। अवाम के लिए खुशखबरी, रमज़ान से कबल यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानिब से अवाम के लिए रिलीफ का ऐलान कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी, कुकिंग ऑयल, चाय, साबुन, वॉशिंग पाउडर समेत दीगर अशिया की कीमतों में कमी कर दी। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 4 रुपये से 200 रुपये फ़ी किलो की कमी की गई है। इसके अलावा ब्रांडेड चाय की कीमतों में भी 100 रुपये तक की कमी कर दी गई। मुल्क भर में महंगाई काबू में नहीं आ सकी है। आम बाज़ारों और सस्ते बाज़ारों समेत यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का तूफान आया हुआ है। आवाम के बजट के पर खर्चे उड़ कर रह गए हैं। सब्जियां हों या फल और ज़रूरत की तमाम अशिया समेत आटा, चावल और चीनी की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। महंगाई आम बाजारों से दबे पांव सस्ते और इतवार बाजारों में भी घुस आई। क्या सब्जियां, क्या फल और क्या अशियाए जरूरिया कुछ भी सस्ता ना रहा। अवाम घरों को मायूस लौटने लगे और तो और अवाम को रिलीफ देने के नाम पर कायम होने वाले यूटिलिटी स्टोर्स भी शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम हुए। आटा, चीनी और चावल के यूटिलिटी स्टोर्स पर आम मार्केट से भी ज्यादा हुए दाम। 20 किलो आटे का थैला 2840 रुपए में, जबकि आम मार्केट में 20 किलो आटा 2792 रुपए में मिल रहा है। इस तरह चीनी आम मार्केट की निस्बत 90 रुपए महंगी बिकने लगी तो सफेद चने के भाव भी फी किलो 13 रुपए ज्यादा है। चावल के रेट भी कुछ कम नहीं। 7वें बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मश्क 2024 की इफ्तिताही तकरीब। ISPR के मुताबिक टीम स्पिरिट मश्क की तकरीब नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में मुनक्किद हुई। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ट्रेनिंग ने 60 घंटे तवील मश्क का इफ्तिताह किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक तकरीब में फौजी मुबस्सिरीन समेत 20 दोस्त ममालिक ने शिरकत की। शरीक ममालिक में बहरीन, उर्दन, काज़ाकिस्तान, सऊदी अरब, मालदीव, मराकश, कतर, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्की, अमरीका और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। आज़रबाईजान, बेलारूस, चीन, म्यांमार, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान और ओमान के फौजी मुबस्सिरीन भी शरीक हैं। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद पेचीदा बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी माहौल के तहत फौजी ताउन को बढ़ाना है।
पाकिस्तान की मजलूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए इमदाद की फराहमी जारी। गजा के लिए पाकिस्तान से इमदादी सामान की 7वीं खेप रवाना की गई है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इमदादी सामान बज़रिया कार सामान रवानगी की तकरीब में पाकिस्तान में तैनात फ़लस्तीनी सफ़ीर, वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम समेत दीगर ने शिरकत की। इमदादी सामान सैदपुर पोर्ट पर मिस्र पहुँचने के बाद तकसीम के लिए गजा रवाना किया जाएगा। इमदादी सामान की खेप 300 टन ज़रूरी अशिया पर मुश्तमिल है, जिसमें दवाएँ, कंबल, अशियाए खुरनोश और दीगर ज़रूरी सामान शामिल हैं। पाकिस्तान की जानिब से अब तक 6 परवाज़ों के ज़रिए 330 टन इमदादी सामान रवाना किया जा चुका है। पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में फ़लस्तीनी बहन भाइयों के हमराह खड़ा है और हिमायत और इमदाद जारी रखेगा। और कराची एक्सपो सेंटर में कमांडर बिल्डर्स के ज़ेरे एहतमाम नुमाइश का इनेकाद किया गया। कमांडर सिटी के मालिक मोहम्मद जाकिर कहते हैं, मौजूदा हालात के पेश नज़र कम कीमत में आवाम को घरों की फराहमी मिशन है। किरण फातिमा की रिपोर्ट देखिए। कराची एक्सपो सेंटर में कमांडर बिल्डर्स की जानिब से नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद लोगों को मुनासिब कीमत पर बेहतरीन घरों की फराहमी है। कमांडर बिल्डर्स के मालिक मोहम्मद जाकिर का कहना है कि कमांडर बिल्डर्स इस मुश्किल दौर में लोगों के लिए कम कीमत में बेहतरीन रिहाइश का इंतजाम करने का आज़म रखता है। यहाँ बड़े अमेजिंग पैकेजेस हम लेके आए हैं कि हम 32 लाख का प्लॉट इन 3 दिन के लिए हम 12 लाख का दे रहे हैं, 22 लाख में अपार्टमेंट दे रहे हैं और 34 लाख में बंगला दे रहे हैं तैयार करके। अब इतनी कम कीमत में एक लिवेबल सोसाइटी जो कि कमांडर सिटी, जहाँ तमाम सहूलतें मौजूद हैं, जहाँ सैकड़ों फैमिलीज़ रह रही हैं इस वक्त, जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल, फायर ब्रिगेड, पानी, बिजली, गैस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब मौजूद है। कमांडर बिल्डर्स के ज़ेरे एहतमाम लगने वाली नुमाइश में आने वाले शुरा ने कमांडर बिल्डर्स के हवाले से मिला जुला रुझान दिया। कमांडर सिटी बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी यानी कि प्राइजेस काफ़ी कम हैं और यह है कि सिटी से दूर है तो काफ़ी पुरसकून जगह है और वेलफेयर सिटी बना रहे हैं एक्चुअली ये लोग ना, तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली कि कराची के अंदर रहते हुए आपको इस तरह के और इस मुनासिब कीमत में नहीं मिल सकते। कराची एक्सपो सेंटर में कमांडर बिल्डर्स की जानिब से मुनक्किदा नुमाइश के आखिरी दिन भी आवाम ने अपनी बुकिंग करवा के इस नुमाइश को कामयाब बनाया। कैमरामैन नवीद आफ्ताब के साथ किरण फातिमा, सच न्यूज़, कराची। जागो, शब बारात इबादत की रात है, सजदे में सर झुकाओ, शफात की रात है। शब बारात बख्शिश की रात, आज की रात रहमत इलाही का समंदर तुग़यानी पर है। रहमत इलाही पुकार पुकार कर कह रही है कि कोई है बख्शिश मांगने वाला कि इसे बख्श दूँ, कोई है रिज़्क़ का तलबगार कि मैं इसका दामन मुराद भर दूँ। मुल्क भर में आज शब बारात नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। अहादीस मुबारका में लैलतुन नफ्स मिन शाबान यानी शाबान की 15वीं रात को शब बारात करार दिया गया है। इस रात को बराह से इस वजह से ताबीर किया जाता है कि इस रात इबादत करने से अल्लाह ताला इंसान को अपनी रहमत से दोज़ख के अजाब से छुटकारा और निजात अता कर दुआएं मांगते हैं। शब बारात के मौका पर मुल्क भर की मसाजिद में खुसूसी शबेदारी का एहतमाम। मुल्क भर में शब बारात अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस रात अहले ईमान नवाफिल अदा करेंगे और गिड़गिड़ा कर अपने रब से गुनाहों और ख़ताओं की माफ़ी तलब करेंगे। सज्जाद काज़मी से मज़ीद जानते हैं। जी सज्जाद, बताइएगा। शब बारात यानी कि वो बारात की रात जिसमें रिज़्क़ तकसीम होता है, जिसमें गुनाहों की बख्शिश होती है और मुल्क भर की सालमियत और सलामती के लिए भी दुआएं इस रात में की जाएंगी। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद की भी मुख्तलिफ मसाजिद जो हैं वो बरकी कुमकुमों से सजाई गई हैं, चरागां किया जा रहा है और यहाँ पर मुख्तलिफ उलमा कराम जो है वो इस रात की फजीलत को बयान जो है वो करेंगे, उस हवाले से खुतबात दिए जाएंगे। इस वाले से फरजंदान इस्लाम की बड़ी कसीर जो तादाद है वो मुख्तलिफ मसाजिद में पहुँच रही है। इस वक्त हम भी इस एक मस्जिद के बाहर मौजूद हैं जिसके बाहर बरकी कुमकुम
इलाकों में जो है वो सजाई गई हैं। उसके साथ साथ अंदर भी महफिल के हवाले से जो है मुख्तलिफ खुसूसी एहतमाम जो है वो किया जा रहा है। इसके साथ साथ नफली इबादत सर अंजाम दी जाएंगी और नफली इबादत के साथ साथ नफली रोज़े की बड़ी फजीलत समझी जाती है। और उसके साथ साथ रात के जो ये माल का जो मुख्तलिफ अमाल है नफली माल वो भी सर अंजाम दिए जाएंगे। शब-ए-दारी के साथ साथ इस खुसूसी रात में मुल्क भर की जो हवाले से जो दुआएं हैं वो की जाती हैं, क्योंकि इस रात के हवाले से मशहूर है कि इस रात में साल भर का जो रिस्क है वो तकसीम होता है, गुनाहों की बख्शिश होती है और इसके साथ साथ मरहूमीन के लिए बिलखुसूस खुसूसी जो दुआएं हैं वो की जाती हैं। इस रात को बाकी रातों से अफजल समझा जाता है। इस रात में खुसूसी अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए फ़र्जंदान इस्लाम की बड़ी कसीर तादाद जो है वो नफली इबादत सर अंजाम देती और खुदावंद मताल के सामने रोती गिड़गिड़ाती हुई और अपने गुनाहों की बख्शिश जो मांगती है वो नज़र आती है। इस रात के हवाले से खुसूसी खुतबात भी जो है वो दिए जाएंगे। साथ साथ इस रात में मुख्तलिफ जी सज्जाद, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी होंगी लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि शब बारात के मौका पर कब्रिस्तान में शहरियों की आमद जारी है। कराची में मुख्तलिफ कब्रिस्तानों के बाहर सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों के कैंप लग गए हैं। कब्रिस्तानों में सफाई सुथराई के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए सिटी वार्डन्स तैनात हैं। मजीद जान लेते हैं शाहिद एजाज से, जो कि इस वक्त डायरेक्टर सिटी वार्डन्स राजा रुस्तम के हमरा मौजूद हैं। बताइएगा शाहिद। जी बिल्कुल, बात करते हैं शब बारात की। शब बारात की आज रात है और यहाँ पर जो है तमाम तर कब्रिस्तानों के अंदर जो है एक रौनक नज़र आती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सखी हसन कब्रिस्तान पर। यहाँ पर भी तमाम तर मेयर कराची की जानिब से इंतजाम मुकम्मल किए गए थे। यहाँ पर जो अभी भी लोगों को आने का सिलसिला जारी है। मेरे साथ यहाँ पर वार्डन के इंचार्ज राजा साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं यहाँ पर कितनी तमाम चीज़ें जो है मुकम्मल की गई हैं और यहाँ पर जो है क्या क्या चीज़ें मुकम्मल की गई थी। जी बताइएगा ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हमारे मेयर मुर्तज़ा वाब साहब और म्युनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी साहब ने एक दौरा किया था आज से कल और परसों 2 दिन ना 5-6 कब्रिस्तानों का। उसके बाद कुछ हिदायत दी थी उन्होंने। सिटी वार्डन को भी हिदायत थी म्युनिसिपल सर्विसेज को, सॉलिड वेस्ट को और वाटर बोर्ड डिपार्टमेंट को और 1112 को ना, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने पूरी एक टीम वर्क बनाया। हमने कराची के तकरीबन 18 से 19 मुकामात पर कैंप लगाए हैं हमने बाकायदा, जो हमने कल ही लगा दी सुबह। यहाँ एक स्प्रे भी कराया था शाम को हमने, ताकि किसी को मच्छर वगैरह न काटे। बिल्कुल, आपने देखा कि इनका यही कहना है तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। खासतौर पे वार्डन जो है यहाँ पर मेन मसला होता है कराची के अंदर जो है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए वार्डन जो है कब्रिस्तान की तमाम शाहराओं पर, कब्रिस्तान जहाँ जहाँ मौजूद है, मेवा शाह कब्रिस्तान, यासीनाबाद कब्रिस्तान और दीगर कब्रिस्तान जो कराची के अंदर मौजूद है, वहाँ पर तमाम वार्डन जो है अपनी खिदमत सर अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अभी भी जो है रश बढ़ चुका है, लोग अपने घरों से निकल चुके हैं अपने प्यारों से मिलने के लिए। शुक्रिया शाहिद तफसीलात से आगाह करने के लिए। शब बारात अकीदत और एहतराम के साथ जारी है। आज की रात लोग अपने परवरदिगार के हुजूर सर बसजूद होकर दुआएं मांगते हैं। लाहौर शहर की मसाजिद और इबादत गाहों की क्या सूरत हाल है, जानते हैं इजाज़ हैदर से। जी इजाज़ बताइएगा। क्योंकि इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ जगहों पर जो है तकारीब का एहतमाम भी किया जा रहा है और ख़ास तौर पर मसाजिद में नवाफिल अदा करने के हवाले से जो है एहतमाम किया गया है और तमाम मसाजिद में इस वक्त इबादत का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ जो शहरी हैं वो मसाजिद का रुख किए हुए हैं, नवाफिल अदा कर रहे हैं और आज की रात जो है खुदाए बुज़ुर्गों बरतर से इल्तिजाएं की जा रही हैं और अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए ख़ास तौर पर आज दुआ की जाती है। और इसके अलावा अहले इल्म इस बात पर यकीन रखते हैं कि आज ही की रात वो रात है कि जब रिस्क और सेहत, ज़िंदगी, मौत, इसके फ़ैसले भी आज की रात ही होते हैं। मसाजिद को मुख्तलिफ बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। इसके अलावा घरों पर भी बरकी कुमकुमों से लोगों ने अपने घरों को आज के दिन सजा रखा है और इसके अलावा जो चरागा भी किया जा रहा है, खूब दुआएं भी की जा रही हैं। मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए भी दुआएं की जा रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आज की रात जो है मुख्तलिफ शहरी जो हैं एहतमाम किया हुआ है, उसमें दुआएं की जा रही हैं। और इसके अलावा आज के दिन जो है लोग जो शहर खामोशा का भी रुख करते हैं और कब्रिस्तानों में भी अपने प्यारों के लिए फातिहा ख़ानी करते हैं। आज शब बारात के रोज़ के अपने प्यारों को भी याद रखते हैं और उनकी बुलंदी दराजात के लिए बहुत से शहरियों ने आज कब्रिस्तान का भी रुख किया और दिन के औकात में तो कब्रिस्तानों का रुख किया था और आज अब इस वक्त जो है इबादत का सिलसिला मसाजिद में जारी है, जहाँ अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं की जा रही हैं, नवाफिल अदा किए जा रहे हैं
اور زیارات بڑھی جا رہی ہیں. بہت شکریہ اجلال تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. 15 شعبان المعظم عصمت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 14ویں ستارے اور سلسلہ امامت علویہ کی 12ویں کڑی حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت. آپ کے والد ماجد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور والدہ ماجدہ جناب نرجس خاتون ہیں. اللہ تعالیٰ نے امام زمانہ کو کم سنی میں ہی امامت کے منصب پر فائز کیا. انہیں دانائی اور حق و باطل میں تمیز کرنے والے فصل الخطاب سے نوازا اور انہیں پوری دنیا کے لیے اپنی حجت اور نشانی قرار دیا. آسمان عصمت و ولایت کے آفتاب عالم تاب اور اقلیم امامت کے آخری تاجدار حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت باسعادت 15 شعبان 225 ہجری قمری میں ہوئی. آپ علیہ السلام نے خانوادہ تطہیر کی عظیم شخصیت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں آنکھ کھولی. آپ کی والدہ ماجدہ جناب نرجس خاتون تھیں. نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام سے متعلق متعدد پیش گوئیاں فرمایا قائم میری اولاد میں سے ہوگا، اس کا نام میرا نام ہوگا. مہدی علیہ السلام کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا اور نبی خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی امامت میں نماز ادا کریں گے. زبور میں آیا ہے کہ آخری زمانے میں جو انصاف کا مجسمہ انسان آئے گا اس کے سر پر بادل سایہ فگن ہوگا. توریت کے سفر انبیاء میں ہے مہدی ظہور کریں گے. انجیل میں آیا ہے کہ مہدی و عیسیٰ دجال اور شیطان کو قتل کریں گے. امام زمانہ کا اسم گرامی محمد اور کنیت ابو القاسم ابو عبداللہ ہے. ابو القاسم کی کنیت رسول خدا کی طرف سے دی گئی ہے. امام زمانہ کے مشہور القاب مہدی، بقیت اللہ، حجت اللہ، خلف الصالح، صاحب الامر، صاحب العصر الزمان، القائم، الباقی اور المنتظر ہیں. امام مہدی علیہ السلام 5 سال کی عمر میں امامت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے. سن 2060 ہجری سے 328 ہجری تک غیبت صغرا میں رہے. 328 ہجری کے بعد آج تک غیبت کبرا میں ہیں. بارہویں امام علیہ السلام آخری زمانے میں ظہور کریں گے اور اپنے اصحاب کے ساتھ ایک عالمی حکومت قائم کر کے ظلم و جور سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. فرزند رسول امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے یوم ولادت پر پوری دنیا میں جشن منایا جاتا ہے. تاہم قم میں واقع حضرت امام مہدی علیہ السلام سے منسوب مسجد جمکران کو نہایت خوبصورت انداز میں آراستہ کیا جاتا ہے. سچ نیوز کے اس بلیٹن سے اتنا ہی. دیکھتے رہیے سچ نیوز.